आज हम बात करेंगे ह्यूम पाइप के बारे में। आज आरसीसी ह्यूम पाइप, स्पेशली NP2, NP3 एंड NP4। मोस्टली यही ह्यूम पाइप जो है यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आरसीसी ह्यूम पाइप ये होता क्या है, आरसीसी ह्यूम पाइप, और ह्यूम पाइप कहाँ से आया। तो ह्यूम पाइप कहाँ से आया ये हम आपको बाद में बताएंगे। हमारे वीडियो को स्किप मत करना, बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ये आरसीसी का ही बना होता है। इसको स्पम्प पाइप या ह्यूम पाइप भी कहते हैं। जनरली ये यूज जो होता है, पानी जो ड्रेन होती है, सीवरेज होती है, कलवर्ट होती है, या खेत वेत में हम जो हल जोतते हैं वहाँ पे हमें इरिगेशन करना होता है, उस पर्पस के लिए जनरली ये बनाया गया है आरसीसी ह्यूम पाइप। ठीक है। और ये बहुत ही जैसे प्रीफर किया जाता है, लीक नहीं होती है इसके अंदर में। ये इसलिए प्रीफर किया जाता है, इसके अंदर लीकेज नहीं होता है, और ये इजीली रिपेयर कर दिया जाता है। ठीक है ना, इसको रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और नॉन रिएक्टिव टू सीवरेज टॉक्सिन इसके अंदर में, जैसे हमें ईटीपी लगाना होता है, एसटीपी लगाना होता है, ठीक है, उसके अंदर में टॉक्सिन होती हैं, तो उससे भी ये नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है, उससे ख़राब नहीं होता है। अगर हम दूसरा कोई पाइप लगाते हैं आरसीसी के अलावा, तो वो रिएक्ट कर जाएगा और वो डैमेज होना चालू हो जाएगा, लेकिन ये डैमेज नहीं होता है। ठीक है ना, इसकी सबसे खासियत ये है। तो ये ह्यूम पाइप आर अवेलेबल इन 3 ग्रेड्स, 3 ग्रेड में पाया जाता है, NP2, NP3, NP4। मोस्टली इसी ग्रेड में यूज होता है एनपी पाइप। द मेजर डिफरेंस बिटवीन NP2, NP3, NP4 में क्या है, इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड है ये। ठीक है ना, और फ्लो इसमें कैसा होता है। जो NP2 होता है वो लो क्वालिटी का होता है, लो ड्यूटी लोड बियर करता है, ज़्यादा लोड बियर नहीं कर सकता है, लो क्वालिटी का होता है। ये जो है जहाँ पे लोड ज़्यादा आता है ठीक है, सरफेस पर, वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं NP3 एंड NP4, ये दो पाइप। ठीक है। NP3 होता है वो मीडियम ड्यूटी लोड होता है, मतलब ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा, बीच का जो लोड आएगा उस लोड पे जो है ना, इसके लिए ये बेनिफिट होता है NP3 पाइप जो होता है। और NP4 आरसीसी ह्यूम पाइप, NP4 जो होता है वो हैवी ड्यूटी के लिए होता है, जैसे ट्रक का मूवमेंट हो, ट्रेन का मूवमेंट हो, ठीक है, बस का मूवमेंट हो, हैवी लोड जहाँ पर होता है वहाँ पे NP4 का यूज़ होता है। ये ध्यान से सुनने वाली बात है। ठीक है। अब हम बताते हैं आपको कि ह्यूम पाइप कैसे पड़ा ये। ह्यूम पाइप जो है इसको इसलिए क्या कहा जाता है, क्योंकि एक दो ब्रदर थे, जिसमें एक का नाम था वेल्टन ह्यूम, एक का अर्नेस्ट ह्यूम था, एक का वेल्टन। तो वेल्टन ह्यूम जो था, ये सर वेल्टन ह्यूम, ये जो थे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, दो भाई थे ये। ठीक है ना, तो हमने इसमें एक का नाम शो किया है जो फेमस हुआ है ये ह्यूम पाइप, जिनके नाम से वेल्टन ह्यूम। तो ये ऑस्ट्रेलिया रहने वाले थे 1910 में। ये ज़्यादा मतलब रिच नहीं थे ये, मतलब इनके जो फादर थे छोटा मोटा काम करते थे, मिस्त्री का, ये सब का। तो ये उनके काम से मोटिवेट हुए, तो इन्होंने अपना काम चालू किया। ठीक है ना, कभी किसी प्लास्टर का, कभी ब्रिक वर्क का, ऐसे छोटे छोटा काम करना चालू किया उन्होंने। ठीक है। करते करते बाद में फिर इन्होंने ही डेवलप किया, इन्हीं के नाम से जो है 1910 में इन्हीं के नाम से जो है ह्यूम पाइप डला। सर वेल्टन ह्यूम से ही आरसीसी ह्यूम पाइप, इन्होंने आरसीसी को बनाया। ठीक है। इसको हम स्पन पाइप भी कहते हैं। स्पन पाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको चरखी की तरह ऐसे घुमाया जाता है बनाने के लिए, तो वो स्पन बोला जाता है उसको। ठीक है, कांता, जैसे कांता बोलते हैं, तो इसलिए इसको स्पन पाइप भी बोलते हैं। सीवरेज, ड्रेनेज, कल्वर्ट, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लाइन, इन सब में इसका यूज होता है। ये आरसीसी ह्यूम पाइप का जो आईएस कोड है वो 458/2003 है, ध्यान रख लेना। ये इसका आईएस कोड है, इसी से सारी की सारी इसकी कैलकुलेशन, कैसे इसको लेन करते हैं, कैसे बनाते हैं, कितना सीमेंट कंजप्शन होता है, ये सब इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप विद और विदाउट रेनफोर्समेंट स्पेसिफिकेशन, इसको रेनफोर्समेंट के साथ भी बनाते हैं और विदाउट रेनफोर्समेंट के साथ बनाते हैं। अब अभी हम आपको आईएस कोड की तरफ लेके चलेंगे, उसमें सारा बताएंगे कि किस पाइप में कितना डाई होता है, तो कितना सरिया डालते हैं, ये सब। ठीक है। आप स्किप मत करना इस वीडियो को, ठीक है, बने रहो आप। चलिए चलते हैं। ये आईएस कोड है आरसीसी ह्यूम पाइप का। ठीक है। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप विद और विदाउट एनफोर्समेंट स्पेसिफिकेशन, फोर्थ रिवीजन, ये आप ध्यान से देख लो। और ये नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इस आईएस कोड को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वही बताएंगे आपको। ठीक है। देखिए, इसके स्कोप में क्या है। दिस स्टैंडर्ड कवर्स द रिक्वायरमेंट फॉर प्रेशर एंड नॉन प्रेशर पाइप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पैनिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो नॉन प्रेशर पाइप्स
ऑफ क्लास NP3 एंड NP4 मैन्युफैक्चर बाय वाइब्रेटेड कास्टिंग प्रोसेस। इसको कैसे कास्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं? स्पाइनिंग प्रोसेस भी होता है, जो एक चरखी की तरह काट के उसमें कंक्रीट भरते हैं, उसको घुमाते रहते हैं। और उसको बनाते हैं जो NP1 होता है और NP2 होता है। लेकिन NP3 NP4 के लिए ये इसमें लोड बेयरिंग ज़्यादा रखना होता है, तो इसलिए वाइब्रेटेड कास्टिंग प्रोसेस के ज़रिए इसको बनाते हैं। अच्छे तरीके से जो है वाइब्रेट करते हैं इसको, इसको बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वही हम बताएंगे आपको। ये देखो आप, NP1 अनरेनफोर्स कंक्रीट नॉन प्रेशर पाइप, इसमें कोई सरिया नहीं डालते हैं। और NP पाइप है, NP1 ये बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है, बहुत जनरल केस में। ज़्यादातर हम NP2 यूज़ करते हैं, NP3 और NP4 यूज़ करते हैं। ये रेनफोर्स कंक्रीट लाइट ड्यूटी के लिए है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नॉन प्रेशर पाइप। NP का मतलब नॉन प्रेशर पाइप। NP3 reinforced and also unreinforced in case of pipes। ये जो है रेनफोर्स भी होता है, अनरेनफोर्स भी होता है, लेकिन जनरली हम रेनफोर्स डालते हैं इसके अंदर में। और वाइब्रेटेड कास्टिंग प्रोसेस होता है ये, ठीक है। मीडियम ड्यूटी के लिए होता है, नॉन प्रेशर पाइप होता है ये। NP4 रेनफोर्स एंड ऑल्सो अनरेनफोर्स इन केस ऑफ पाइप मैन्युफैक्चर बाय वाइब्रेटेड कास्टिंग प्रोसेस। ये हैवी ड्यूटी के लिए होता है, ठीक है। और ये होते हैं P1 P2 रेनफोर्स कंक्रीट प्रेशर पाइप। भी प्रेशर पाइप होते हैं, टेस्टेड टू है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 0.2 MPa। इतना इस पे प्रेशर दिया जाता है। इनके टेस्टिंग के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर डालना, ठीक है। देखिए, टर्मिनोलॉजी क्या है इसका। वर्किंग प्रेशर, साइड टेस्ट प्रेशर, हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर, ये सारे प्रेशर होते हैं इनके। ये सारे टेस्ट हैं इसके, ठीक है। सर्ज वाटर हैमर प्रेशर, ये हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे आपको इसको हम, ठीक है ना। ये है क्लासिफिकेशन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड कंक्रीट पाइप शैल बी क्लासिफाइड अंडर एज कंडीशन वेयर नॉर्मली यूज फॉर ड्रेनेज। कहाँ कहाँ जो है इनको यूज किए जाते हैं? फॉर ड्रेनेज इरीगेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ग्राउंड एंड शैलो ट्रेंचेस में फॉर ड्रेनेज इरीगेशन पर्पस के लिए यूज़ आते हैं, कलवर्ड वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ड्रेनेज इरीगेशन, ये ये सब इनके सामने दे रखा है। NP1 कहाँ यूज़ होता है, NP2 कहाँ यूज़ होता है, NP3 कहाँ यूज़ होता है। इस कोड में आपको सब मिल जाएगा। फॉर ड्रेनेज एंड इरीगेशन पर्पस फॉर क्रॉस ड्रेनेज कलवर्ट कैरिंग हैवी ड्यूटी, ये NP4 आया ना, हैवी ड्यूटी के लिए आया, तो ये मीडियम ड्यूटी के लिए आ गया, ठीक है। फॉर 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 यूज ऑन ग्रेविटी मैंस, जहाँ हमें पाइप को ग्रेविटी के मैंस थ्रू लेके जाना होता है, वहाँ पे P1 P2 डालते हैं। नॉट एक्सीडिंग टू थर्ड ऑफ द हाइड्रोलिक टेस्ट प्रेशर, ये सबके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब आ जाओ आप कंक्रीट और मोटार। जो मेन मेन टॉपिक्स हैं हम वही कवर करेंगे इसमें, और कहीं छूट जाता है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर डालना, ठीक है। ठीक है। द कॉन्क्रीट क्वालिटी कॉन्क्रीट मिक्स मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो मिनिमम सीमेंट रेशियो शैल बी एज पर IS 456। ये आपको 456 से जो हमारा 456 2000 है, 2001, वो कंक्रीट के लिए होता है, कंक्रीट के लिए स्पेशल वॉइस कोड। उसमें आपको सब मिल जाएगा, कैसे कैसे रेशियो होता है मिक्स का। M15, M20, M25, M30, ये सारे के सारे उसमें डिज़ाइन मिक्स में सीमेंट कंटेंट भी दे रखे हैं। लेकिन स्पेशली इसमें जो है हमने कवर किया है वो हिम पाइप के लिए कवर किया है। इसमें फॉर नॉन प्रेशर पाइप इफ मोटर इज यूज, नॉन प्रेशर पाइप में अगर हम मोटर यूज़ कर रहे हैं, हम कंक्रीट भी यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हमारा आइस कोड कराएगा अगर हम मोटार में यूज़ करते हैं, इट शैल हैव द मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ 450 kg पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर के अंदर में 450 kg सीमेंट होना चाहिए। ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 35 Newton per mm स्क्वायर, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज पर 35 Newton per mm स्क्वायर होनी ही चाहिए, ठीक है। फॉर प्रेशर पाइप इफ मोटर इज यूज, it shall have it shall have a minimum cement content of 600 kg पर क्यूबिक मीटर। अगर हम जो है फॉर प्रेशर पाइप के लिए इफ मोटर इज यूज, वो तो गया नॉन प्रेशर पाइप के लिए। अब प्रेशर पाइप के लिए अगर हम मोटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें 600 kg पर क्यूबिक मीटर हमारा क्या होना चाहिए, सीमेंट कंटेंट होना चाहिए क्यूबिक मीटर के अंदर में। एंड कंप्रेस स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 35 Newton per mm स्क्वायर 28 डेज, कंप्रेस स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। सीमेंट कंटेंट इसमें बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि प्रेशर पाइप है ये, इसलिए इसका जो है सीमेंट कंटेंट बढ़ गया हमारा। How in case of pipe manufactured by vibrated casting process, concrete shall have the minimum compressed strength indicated in table। इस सब में इनकी compressed strength दे रखी है। और ये जो है किसके लिए, कास्टिंग प्रोसेस, वाइब्रेटेड कास्टिंग प्रोसेस, यानी NP2 NP3 NP4, ये जो है स्पन पाइप नहीं है, वाइब्रेटेड कास्टिंग पाइप है। हाँ, स्पेशली इसमें भी 2 और 3 NP, सॉरी NP4 और NP3,
ये दोनों पाइप को हम वाइब्रेटेड कास्टिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये हो गया एग्रीगेट। देखो एग्रीगेट, एग्रीगेट इज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अनरेनफोर्स्ड रेनफोर्स्ड कंक्रीट शेल पाइप शेल कन्फर्म ऑफ 3 ऑफ IS 383। एग्रीगेट का IS कोड ये 383 है। इसमें आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ पाइप और 2 mm विच एवर इज स्मॉलर। पाइप की थिकनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस 20 हो या 20 पाइप की थिकनेस की बराबर होना चाहिए, 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जो कम है ना वो होना चाहिए। अगर हम 250 mm इंटरनल डायब यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारा इंटरनल डायब पाइप का 250 mm है, तो उसका जो एग्रीगेट है 20 या 20 से कम होना चाहिए। जो उनमें से कम होगा वो यूज़ करेंगे हम। अगर उसका 80 से 250 mm डाया तो 10 mm होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए। ये हम आपको इस पर निशान लगा देते हैं, ये वाला कौन सा बताया, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। ये टॉपिक है जो हमने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम इसको कास्ट करेंगे तब हम पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक। इसका एस कोड है 383 एग्रीगेट का। स्टील, स्टील यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइप शैल कन्फर्म टू माइल्ड स्टील। इसमें माइल्ड स्टील होना चाहिए, ग्रेड 1 का मीडियम टेंसाइज स्टील बार्स कन्फर्मिंग टू IS 432। ये स्टील का IS कोड है, इस पर आप देख लेना, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर कन्फर्मिंग। हीम पाइप के अंदर क्या जनरली मैन बार नहीं डाली जाती है। जो मैन बार होती है जैसे एटम डाई, इसमें प्लेन बार होती है, और 6 mm की थिकनेस से ज़्यादा नहीं डालते हम, क्योंकि इसकी थिकनेस ही पाइप की वॉल की थिकनेस जो जिसको हम इसके राउंड की तरफ, राउंड में जो होती है वॉल, उसको अब आगे बताएंगे उसका नाम टेक्निकल वर्ड क्या है, वो जो है कम होती है। तो इसलिए जो है 6 mm डाया सफिशिएंट है इसके लिए, प्लेन बार 6 mm डाया, ठीक है। जो हम 3 इंची और 3 इंच ब्रिकवर्क में हम हर तीसरे चौथे रद्दे पर हम डालते हैं, वो बार होने डालते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें भी वो बार डलती है। तो ये रबर रिंग, रबर रिंग क्या होता है? रबर रिंग कोड यूज इन पाइप जॉइंट शैल कन्फर्म टू टू टाइप्स ऑफ IS 5383। रबर रिंग का IS कोड ये है, और रबर रिंग इसलिए डालते हैं जो कॉलर होता है और स्पाइक आउट होता है। कॉलर सॉकेट और स्पाइक होता है, उसको हम मिलाते हैं, तो उसको मिलाने के लिए जो है एक रबर रिंग का यूज़ किया जाता है, ताकि उसका जॉइंट अच्छे से लीक ना करे और अच्छे से कनेक्ट हो जाए। तो रबर रिंग का वहाँ यूज़ होता है। हम आपको फिगर में दिखाएंगे आपको, ठीक है, रबरिंग कैसी होती है। आने अभी आगे दिखाएंगे हम आपको। तो इसका IS कोड है, वाटर यूज़ करना चाहिए। वाटर को भी हम प्रेफरेंस कहाँ से करेंगे? IS 456 यहाँ से लेंगे, कितना पानी मिलाते हैं उसमें मिक्स में। और जनरली हम जो यूज़ करते हैं इसमें मिक्स 1:2:4 का यूज़ करते हैं, M15 ग्रेड का यूज़ करते हैं हिम पाइप बनाने के लिए। M30 का भी करते हैं, M45 का भी करते हैं। जैसे परचेजर की डिमांड होती है उसके हिसाब से हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। केमिकल एडमिक्सचर का भी इसमें यूज़ करते हैं। इसका IS कोड है केमिकल एडमिक्सचर का 9103, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, इस सब पे हो गया, कोई बात नहीं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, आप देख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या हमें कवर करना है? रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट मैंने बता दिया आपको, प्लेन बार होना चाहिए सिस्टम ड्राई का। हाँ, अब ये टॉपिक है, देखो For non-weld cage spiral reinforcement of the same diameter shall be closely spaced at the end of the pipe for the length of 150 mm to minimize damage during the handling. The spacing of such end spiral shall not exceed 50 mm or half the pitch, whichever is less. Such spiral reinforcement at end shall be part of the total spiral reinforcement specified in different tables. The pitch of conformance reinforcement shall not be more than the following. देखो, अगर हम हमारा पाइप जो है 200 mm डाया का है, 200 mm फॉर पाइप्स ऑफ नॉमिनल इंटरनल डायमीटर। अगर हमारा 80 mm से लेके इंटरनल डाया पाइप का 80 mm से लेके 150 mm डाया पाइप है, तो उसमें हम जो नॉमिनल जो रेनफोर्समेंट रहेगी वो 200 mm रहेगा, उसको बार का स्पेसिंग, ठीक है। अगर हमारा डाया 200 से 300 है, 200 mm से लेकर 350 mm तक है, तो हम उसमें स्पेसिंग जो रखेंगे 150 का रखेंगे। अगर हमारा 400 mm डाया पाइप, जैसे जैसे डाया का पाइप बढ़ता जाएगा स्पेसिंग कम होती चली जाएगी, ठीक है। ये हमारी है स्पेसिंग, ये हमारा पाइप का डाया,
तो इस तरह से हम स्पेसिंग रखते हैं डाया में। और कितनी रखते हैं बार्स वो भी हम बताएंगे आने वाले आगे बताएंगे हम आपको भी, ठीक है। कंटिन्यू बने रहिए आप। अब आगे क्या टॉपिक है? देखो इसमें ये बताने वाली बात क्या है कि ये सेक्शन दे दिया पाइप का, चॉल्किंग स्पेस। क्या होता है जो कॉलर होता है, कॉलर, जो कॉलर होता है ना, उसको हम जैसे सॉकेट में फंसाएंगे। इसमें आप मैं अब वीडियो में बताऊंगा मैं आपको अभी आगे। अब इसमें यही समझ लो कि एक स्पाइगोट होता है, एक सॉकेट होता है, इनको मिलाते हैं तो उसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है उन दोनों के बीच में, जैसे हम उसको जो है कनेक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उस चौकी स्पेस कहते हैं। और ये जो है 10 mm से कम नहीं रहना चाहिए। 12 इसमें दे रखा है स्पेसिंग, 12 दे रखी है, तो इससे कम नहीं चाहिए। इसके अंदर फिर हम जो हॉन्चिंग करते हैं उसके अंदर कंक्रीट जाती है, वो फिक्स हो जाती है, ठीक है। चौकिंग इसमें 10 mm, यहाँ 10 दे रखी है, यहाँ 12 दे रखी है, तो मिनिमम 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये इसके अंदर में कंक्रीट जाती है हॉन्चिंग करते टाइम में, फिर ये पैक हो जाती है यहाँ से लीकेज नहीं होता है ये, ठीक है। एंड ऑफ पाइप्स, ये एंड ऑफ पाइप्स है ये क्या है आगे? सीमेंट मोटर चौकिंग। ये देखो, ये कॉलर है, ये सीमेंट मोटर चौकिंग, यहाँ पे हमने सीमेंट भर दिया, ये यहाँ से बंद हो गया ये है कवर। देखो, द मिनिमम क्लियर कवर फॉर एनफोर्सिंग इन पाइप एंड कॉलर शेल बी एज गिवन। यहाँ दे रखा है क्लियर कवर कितना होना चाहिए। बैरल वॉल थिकनेस, मैंने बताया आपको जो हिम पाइप की वॉल की थिकनेस जो होती है वो ऊपर बताया था 25 mm होती है। तो वो जो थिकनेस है 25 भी होती है, 35 भी होती है, आगे टेबल में बताऊंगा मैं आपको। उसको बैरल वाल थिकनेस बोलते हैं, हुम पाइप की वाल को बैरल वाल बोलते हैं उसको। और वो अगर अप टू एंड इंक्लूडिंग 75 mm है, तो क्लियर कवर अगर इतनी थिकनेस है वाल की, तो कवर्स में 8 mm का होना चाहिए। जब हम स्टील डालते हैं, स्टील डाल के आगे पीछे जो कवर होता है हमारा, जैसे स्लैब होती है हमारी, रेनफोर्समेंट डालते हैं तो टॉप कवर बॉटम होता है, इसका भी ऐसे ही वाल का टॉप का बॉटम कवर होता है, उसमें 8 mm थिकनेस होना चाहिए। अगर 75 mm का थिकनेस है, 75 से ऊपर है तो 15 mm का होना चाहिए, ठीक है। एट स्पाइगोट स्टेप में जो होना चाहिए वो 5 mm का होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड एट एंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जो सॉकेट होता है उसमें भी 5 mm का होना चाहिए। ये कवर दे रखा है इनका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जब कास्टिंग करोगे आप तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ये। इसमें कवर दे रखा है, ठीक है। और क्या बच रहा है आपका? मैन्युफैक्चर कंक्रीट मिक्सिंग प्लेसिंग। देखो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कंक्रीट शैल बी मिक्स इन द मैकेनिकल मिक्सचर, या तो कंक्रीट मिक्सर में बनना चाहिए या गैमजन में बनना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए जब इसकी कंक्रीट मिक्स करें। मैंने बताया आपको मोटर भी यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट भी यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा जो आती है वो कंक्रीट में आएगी। लेकिन बराबर भी आ सकती है किस केस में? अब अगर हम सीमेंट कंजप्शन बढ़ा देंगे, मैंने बताया भी आपको सीमेंट कंजप्शन कितना बढ़ जाता है, तो क्लियर है ना। कंक्रीट से स्ट्रेंथ अच्छी आती है, और हमारा एग्रीगेट का और जो हमारा ये मटेरियल होता है उसमें उनका कंजप्शन कम हो जाता है। होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। कंक्रीट शैल बी मिक्स इन द मैकेनिकल मिक्सचर, मिक्सिंग शैल बी कंटिन्यू टिल देयर इज अ यूनिफॉर्म, जब तक यूनिफॉर्म कलर नहीं आ जाए तब तक मिक्स करते रहना चाहिए उसमें। देखो ये स्टील इस तरह से डालते हैं हम लोग। ये हमारा एक बार ऐसा आया, इसके जो ये कॉलर होता है, ठीक है, ये कॉलर होता है, यहाँ पे हमने इस डाला ऐसे करके। ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये स्पाइरल है, ये वाला पॉइंट वाला ना स्पाइरल है, ऐसे रिंग की तरह घूमता है ये। और ये जेड सेक्शन यहाँ पर डालेंगे, जैसे स्टेप डाउन हुआ था जेड सेक्शन डाल के इसको बांधेंगे वायर से, और ऐसे कंटिन्यू फिर हम आगे बढ़ाएंगे। और ये इसका स्पाइगोट है, ये सॉकेट है, ये स्पाइगोट है। तो स्टेप डाउन हो रहा है, जब हम इस वाले एंड को इसमें मिलाएंगे तो इसमें आगे फिक्स हो जाता है ऐसे। और फिर बाद में इसके इसके और इसके बीच में जो गैप होता है 10 mm का चॉल्किंग स्पेस होता है, वही चॉल्किंग स्पेस होता है, उसके अंदर हम कंक्रीट डालते हैं जब हॉन्चिंग करते हैं, वो इसके अंदर भर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे क्या बच रहा है आपका? डायगोनल एनफोर्स में भी प्रोवाइडेड ना। क्यूरिंग, देखो क्यूरिंग, क्यूरिंग का एक टॉपिक ये ज़रूरी है, क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया, क्यूरिंग ही नहीं करी तो वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, तो बेकार हो जाएगा मटेरियल, उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्यूरिंग शैल बी आइदर बाय स्टीम और बाय वाटर, या तो हम स्टीम से करें या वाटर से करें, बाय कम्बिनेशन या दोनों से करें, स्टीम वाटर से, बाय यूज ऑफ अप्रूव्ड क्यूरिंग कंपाउंड।
या हम मटेरियल के अंदर में क्यूरिंग कंपाउंड भी मिक्स कर दें तब भी क्यूरिंग हो जाएगी। ये वाटर क्यूरिंग इज यूज्ड, अगर पानी को हम यूज़ कर रहे हैं तो पाइप शैल भी क्योर फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 7 डेज। क्यूरिंग करें तो 5-7 दिन तक कंटिन्यू क्यूरिंग करें। और एंड इन केस ऑफ नॉन प्रेशर पाइप, एनपी पाइप के लिए हम 14 दिन तक करनी चाहिए हमको, क्योंकि 14 दिन से इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए उसकी हम क्यूरिंग ज़्यादा करेंगे। इन केस ऑफ प्रेशर पाइप्स, सॉरी गलत हो गया, देखो यहाँ पर अगर हम नॉन प्रेशर पाइप है तो 7 डेज के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। अगर प्रेशर पाइप है तो उसको 14 दिन तक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ कम पाई जाती है, इसमें ज़्यादा पाई जाती है स्ट्रेंथ। और हमें चाहिए भी जो है नॉन प्रेशर पाइप में ज़्यादा है, कि लोड बेयरिंग के लिए हम मीडियम और हैवी ड्यूटी यूज़ करते हैं, इसको मैन्युफैक्चर होते हैं। और प्रेशर पाइप के लिए हमें 14 दिन तक करना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ पाइप वेयर द सीमेंट विद फ्लाई ऐश और स्लैग इज यूज्ड, फ्लाई ऐश स्लैग भी यूज़ हम कर सकते हैं। मिनिमम पीरियड ऑफ वाटर क्यूरिंग शैल बी 14 डेज। जनरली जो क्यूरिंग का टाइम होता है वो 15 डेज का होता है। इफ़ स्टीम क्यूरिंग इज यूज आफ्टर दैट इट शैल बी वाटर क्योर्ड फॉर 3 डेज। अगर हम स्टीम क्यूरिंग कर रहे हैं तो 3 दिन तक काफ़ी है उसकी क्यूरिंग करनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बच रहा है, ये देखो आप, डिजाइन स्ट्रेंथ टेस्ट एनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट पाइप ऑफ क्लास NP1। NP1 ये पाइप है, इसकी टेबल दे रखी है। इंटरनल डायन का ये दे रखा है 80, 100, 150 सबका ही होगा ये डाया। NP2, NP3, NP4 के लिए। बैरल वाल थिकनेस, बैरल वाल की थिकनेस इसमें 80 mm में 25 होती है, 100 mm में भी 25 होती है, 150 में 25 रखते हैं, ठीक है। अब हमारी इंक्रीज कहाँ से होती है, 300 से होती है। अगर 300 का डाया का पाइप है इंटरनल तो 30 हो जाएगी, 350 का तो फिर 32 हो जाएगी, ये सब इसकी बढ़ती जाएगी बाद में। मिनिमम चॉल्किंग स्पेस, इनके अंदर में चॉल्किंग स्पेस हमें कितना रखना है, देखो 80 में हम 13 रखेंगे, ज़्यादातर मोस्टली रहेंगे। 300 में हम 16 रखेंगे चॉल्किंग स्पेस, जो मैं हमने आपको ऊपर बताया। मिनिमम थिकनेस, कॉलर डायमेंशंस, ये चॉल्किंग है। मिनिमम थिकनेस इसकी 25 है, ये सब 25 है, यहाँ से जो है 300 दे रखी है, ठीक है। और मिनिमम लेंथ ऑफ कॉलर, कॉलर की लेंथ ये आगे बताएंगे हम आपको, इतने होने चाहिए 150, इसकी भी बताएंगे। ये दोनों चीज़ बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये हमने बता दिया आपको। स्ट्रेंथ रेस्ट, अगर हम 80 mm का इंटरनल डाई पाइप है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है कितना होना चाहिए, 15.3 किलो न्यूटन पर लीनियर मीटर, 1 मीटर के अंदर में 15.3 होना चाहिए। और जैसे जैसे डाया बढ़ता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, देखो आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको एकदम से देखना है आपको, ठीक है। ये मैं इस पर निशान लगा देता हूँ, इसको ध्यान से देखना है। देखो बैरल वॉल थिकनेस, बैरल वॉल थिकनेस के अंदर टॉलरेंस कितना होना चाहिए, अप टू एंड इंक्लूडिंग 30 mm। बैरल वॉल की थिकनेस 30 mm, वाल बैरल वॉल थिकनेस ये वाली, ये 30 mm ये आ गया। तो ये बैरल वॉल थिकनेस है, ये बताऊंगा मैं आपको जो है बैरल वॉल थिकनेस किसे बोलते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आगे बताऊंगा फिगर के अंदर में। वैसे मैंने बताया आपको भी, चलिए बता ही देता हूँ मैं। देखो ये हमारा है ना, ये थिकनेस है ये वाला, जैसे ये हमारा ह्यू पाइप है, ये गोल गोल जाएगा तो ये जो थिकनेस होती है ना, ये इसको थिकनेस बोलते हैं। और ये कॉलर की थिकनेस है ये। और बैरल वाल की थिकनेस ये है वाली, ये वाली है, ये थिकनेस है। ये थिकनेस अलग है, ये थिकनेस है, दोनों अलग होती हैं, ठीक है। तो ह्यू पाइप की बैरल वाल की थिकनेस वही है, ये पूरा राउंड पाइप जाता है ऐसा करके, तो इसकी थिकनेस ये नापते हैं। तो बैरल वाल थिकनेस अगर 30 mm का थिकनेस है तो +2 हो सकता है, -1 हो सकता है। -1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, +2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ओवर 30 है तो +3 -1.5। ओवर 50 mm है, या अप टू एंड इंक्लूडिंग 65 mm है, 50 से ऊपर है और 65 mm है तो +4 -2। ओवर 65 है +2 -2.5। ओवर 80 है +3 +6 -3। ओवर 95 है +7 -3.5। ये बैरल की थिकनेस में टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चर के टाइम पे कोई अगर चेक कर लेता परचेजर तो कितना कितना टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये सब ज़रूरी है वाला, ये सब ज़रूरी है, ठीक है। देखो, द फॉलोइंग टॉलरेंस शैल बी परमिटेड, ये इसी का है, ये टॉलरेंस जो है इसी का है। फॉलोइंग टॉलरेंस शैल बी ना, ओवरऑल लेंथ, लेंथ में कितना होना चाहिए, वो तो हो गया बैरल लेंथ में, ये लेंथ में टॉलरेंस है +-1% ऑफ द स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ का +-1%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ की बात कर रहा हूँ, जो हिम पाइप का लेंथ जो होता है 2.5 मीटर होता है, जो उसका लेंथ होता है हिम पाइप का, ठीक है। एक
एक पीस के अंदर में जो एक पीस पाइप होता है, 2.5 का 3 मीटर भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चर पर डिपेंड है। इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, अगर पाइप का अंदर का डाया अप टू 300 mm है, तो प्लस माइनस 3 mm होना चाहिए, यानी प्लस माइनस का मतलब 297 या 303, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 304 305 वो नहीं चलेगा, ठीक है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग। ओवर 300 mm है तो प्लस माइनस 5, ओवर 600 है प्लस माइनस 10, ये होना चाहिए। वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप एंड फिनिश, कैसा हो उसका वर्कमैनशिप होना चाहिए, फिनिश कैसा होना चाहिए। पाइप शैल बी स्ट्रेट एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स एक्सेप्ट दैट क्रैक्स, क्रैक्स में बी परमिटेड। देखो, पाइप जो है फ्री फ्रॉम होना चाहिए क्रैक्स से होना, ठीक है, क्रैक्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर, पाइप के अंदर में। एंड ऑफ द पाइप शैल बी द स्क्वायर with their longitudinal axis, so that when placed at the straight line in a trench, no opening between end to contact shall be exceed 3 mm in pipes up to the 3 mm dia। पाइप स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, और जो इसके 6 mm, 6 mm इन पाइप्स लार्जर देन 600 mm। अगर हम कोई भी पाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ्री फ्रॉम क्रैक्स होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट दैट क्रेज क्रैक्स में भी परमिटेड, जो क्रेज क्रैक्स होते हैं जो हम बनाते बनाते टाइम ही जो है नेचुरली हो जाते हैं, उसके अलावा उसके अंदर में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। द एंड ऑफ द पाइप शैल बी स्क्वायर विद देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, जो उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर होना चाहिए पाइप जो है। सो दैट व्हेन द प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, ताकि जो है जब हम उसको बनाएं तो उसको रखें तो लॉन्गिट्यूडनल आए, ठीक है। उसका एक वो होता है फर्मा टाइप का होता है, उसके उसका जो साइज होता है स्क्वायर शेप में होना चाहिए उसका साइज, ताकि वो अच्छे से कास्ट हो जाए। ये NP2 के लिए, वो NP1 के लिए था, NP2 के लिए। ये सब इसका टेबल दे रखा है ये, ठीक है, ये सारा टेबल है इसका। ये इसका जो है इंटरनल डाया दे रखा है, बैरल वाल थिकनेस दे रखी है। रेनफोर्समेंट, देखो यहाँ देख समझने वाली बात है, उसमें रेनफोर्समेंट नहीं थी NP1 में, NP2 में रेनफोर्समेंट दे रखी है। तो 80 mm डाया पाइप है तो इसमें रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, 6 नंबर बार होना चाहिए, रेनफोर्समेंट 6 नंबर बार। और रेनफोर्समेंट 8 mm डाई की जरूरत नहीं है इसमें, 6 mm डाई ही चल जाए, प्लेन रेनफोर्समेंट बार, क्योंकि वायर तो होता है, तो 6 mm जो है यूज़ करते हैं जनरली इसके अंदर में। और उसका 0.59 kg पर लीनियर मीटर, 1 मीटर के अंदर में 0.59 kg होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए स्टील का। स्पायरल हार्ड ड्रॉन स्टील, जो स्पायरल बार है वो 0.16 होना चाहिए, जो रिंग्स जिसको बोलते हैं इसमें स्पायरल बार, स्पायरल से हैं, तो उसका 1 मीटर के अंदर 0.16 kg होना चाहिए। लोड, लोड टू बी प्रोड्यूस 25 mm क्रैक्स, इसमें लोड कितना लोड बेयर होना चाहिए इसका, 10.05 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन पर मीटर में होना चाहिए। अल्टीमेट लोड 15.08, जो एकदम लास्ट जहाँ पर क्रैक्स करता है वो 15.08, इतना लोड होना चाहिए। ये इसके सारे के सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये ह्यूम पाइप के लिए, ठीक है। अच्छा, और देखो ये हमारा है NP3, NP वो NP2 था रेनफोर्समेंट का, ये NP3 है। 80 mm डाया है इंटरनल, तो उसका बैरल वाल थिकनेस 25 रखना है, ठीक है। 6 बार रखना है इसमें, इसमें भी उतना ही के वेट रखना है स्टील का, लीनियर मीटर में सेम इतना ही रखना है। लोड इसका बढ़ जाएगा, देखो उसका था, उसका कितना था, उसका लोड ये था 10, और ये अल्टीमेट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ 10 था, अल्टीमेट सॉरी लोड, और अल्टीमेट लोड 15 है, ठीक है। लोड इसका स्टार्टिंग लोड 10.05 है, और अल्टीमेट लोड 15.08। इसका कितना हो जाएगा, इसको तो बढ़ गया, इसका 13 हो गया, 19 हो गया, तो इस ये मीडियम ड्यूटी पे आ गया, इसलिए इसका बढ़ गया, इसको इस हिसाब से हम कास्ट करेंगे। तो इसका सारा ये डाटा दे रखा है, ये टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इसकी कंक्रीट फॉर पाइप शैल हैव ए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 39 kN पर mm स्क्वायर 20 डेज, इतना होना चाहिए impact। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब आपको जब भी जो सेलर होगा जो बेचेगा वो सब इसी टेस्ट रिपोर्ट से लेना है आपको, अगर आप परचेस कर रहे हो ह्यूम पाइप्स को। ये भी NP3 है, ठीक है। इंटरनल डाई ये है इसका, मिनिमम बैरल थिकनेस ये है, स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रेंथ टेस्ट रेनफोर्समेंट फॉर 3 एजेस, बियरिंग टेस्ट, अल्टीमेट लोड, ये सारे इसके लोड हैं, अल्टीमेट लोड। इसकी स्ट्रेंथ 45 N पर mm स्क्वायर होना चाहिए 20 डेज में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लो। ये NP3 है, ये इंटरनल है, ठीक है। नॉन प्रेशर पाइप के लिए, नॉन प्रेशर पाइप मेड बाय वाइब्रेटेड कास्टिंग प्रोसेस, वाइब्रेटेड कास्ट होगा, ये भी वाइब्रेटेड कास्ट होगा,
ये भी इसकी टेबल है। इंटरनल डाई हो गया इसका, बैरल मिनिमम बैरल थिकनेस इसकी ये हो गई, ठीक है ना। ये सारा लोड हो गया। ये इसकी 35 न्यूटन पर हो गया। इसकी टेबल है NP3 की। ये NP4 की है। सेम वैसे ही है, सेम, ठीक है ना। ये इसका आपका इंटरनल डाई हो गया, बैरल वाल थिकनेस हो गई, स्टील बार हो गया। इतना मिनिमम नंबर इतना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये लोड हो गया, ये इसका बढ़ रहा है, देखो स्टील ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये लोड भी बढ़ रहा है इसका। इतना हम इसको इतना तक जा सकते हैं। हैवी, एकदम हैवी हो गया ये अल्टीमेट लोड इतना हो गया 80 mm डाई की। बाकी तो देखो बढ़ता चला जाएगा, ये देखो सब सब बढ़ रहा है ये ना। ये सारी चीज़ें इसकी। ये इसकी कंक्रीट, इसकी पाइप की स्ट्रेंथ हो गई है 20 days पर 35, इससे होना चाहिए, ठीक है। ये भी देखो इसकी टेबल है, ये 458, ठीक है। और जहाँ भी समझ में नहीं आया आप पूछ लेना। ये P1, ये प्रेशर पाइप पे है, प्रेशर पाइप है ये, नॉन प्रेशर पाइप नहीं है। P1, इस ये भी जनरली यूज़ होता है, ये नॉर्मल पर्पस के लिए यूज़ होता है ये। इसकी थिकनेस है, ये टेबल है, ठीक है ना। ये P2 हो गया, ये P2 की टेबल है। सेम वैसे ही पढ़ना है जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर दिखाया वैसे ही देखना है इसको, ठीक है। ये P3 है, ये P1 P2 P3। ये प्रेशर पाइप की टेबल है ये, ठीक है। देखो अब मैं बता दूं इस फिगर में जो जो मैंने ऊपर टेक्निकल वर्ड यूज़ किए किए हैं वो क्या है। देखो ये है आपका स्पाइगॉट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट स्पाइगॉट है, ये वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये पार्ट स्पाइगॉट है। ये आपका सॉकेट है ये, ठीक है। ये सॉकेट है। ये इंटरनल डाया है इसका, ठीक है। ये इंटरनल डायमीटर, ये एक्सटर्नल डायमीटर है। ये एक्सटर्नल डायमीटर सॉकेट का है, ये पाइप का नहीं है। पाइप का इंटरनल डायमीटर ये है। अगर हम डाया नापेंगे हिम पाइप का तो ये वाला डाया नापेंगे, ना कि ये वाला डाया। ये सॉकेट का डाया है। और सॉकेट की हाइट ये है, ये सॉकेट की थिकनेस ये है। ये हाइट है सॉकेट की, ये थिकनेस है सॉकेट की, ठीक है। और ये ई है सॉकेट की, ई। ई जो बोलते हैं हम आपको ई बताएंगे, एज, ठीक है ना। ई का मतलब एज, ये इसकी एज है ये। और ये वाल की थिकनेस है, ये डब्ल्यू से वाल है, ये थिकनेस है इसकी। जो हमने अभी अभी बताया आपको, यहाँ पे बताया ना मैं आपको, बैरल वाल थिकनेस। ये बैरल वाल थिकनेस यही है, ये हिम पाइप की थिकनेस है, ये वाल। अगर हिम पाइप की थिकनेस नापेंगे तो ये नापेंगे हम, ठीक है। और लेंथ जो नापेंगे, यहाँ से नहीं नापेंगे लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे लेंथ हिम पाइप की। जो 2.5 मीटर लेंथ नापेंगे वो यहाँ से नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये नहीं नापेंगे क्योंकि इसके अंदर में तो ये दूसरे पाइप का ये वाला पार्ट जो है इसमें चला जाएगा तो यहाँ तक फिक्स हो जाता है ये, ठीक है। और देखो ये इसके इसके बीच में ये जो होता है ना, ये चॉकिंग स्पेस होती है जो 10 mm, मिनिमम 10 mm होनी चाहिए। इसके अंदर कंक्रीट आती है, भर जाती है इसके अंदर, तो 10 mm रहना चाहिए ताकि लीकेज ना हो उसमें। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है ये सॉकेट का, ये हम 30 जनरली 30 रखते हैं। 45 या 50 नहीं होना चाहिए, 30 होना चाहिए। स्पाइगॉट, ठीक है। ये स्पाइगॉट सॉकेट, ये हो गया स्पाइगॉट, ये हो गया सॉकेट ऑफ NP1 क्लास 1 पाइप। यहाँ दे रखा डाया, ये डाया मतलब डी, डी ये वाला है, ये पाइप का ये डाया हुआ है ये जो हम देखेंगे यहाँ पर डी, वो ये वाला देखेंगे। ये डब्लू जो देखेंगे वो हम ये वाल की बैरल वाल थिकनेस देंगे। ये D1 जो देखेंगे हम ये देखेंगे सॉकेट का डाया। और D2 जो देखेंगे वो सॉकेट का इंटरनल डाया देखेंगे। ई एच ये देखेंगे। एच सॉकेट की हाइट ये देखेंगे, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका टी थिकनेस, सॉकेट की थिकनेस ये देखेंगे। ये सारा डिटेल है, ये बहुत अच्छे से समझ लो इसको। और ये ध्यान ध्यान से जब भी आपके पास पाइप पाइप आया NP2 NP3 NP सबकी टेबल दे रखी है इसमें, सब चेक करो आप साइड पर जो भी सेलर दे, क्योंकि वो सही से नहीं बनाएगा ना तो आपका जो है अलाइनमेंट और प्लेसिंग और जो अब आपकी सर्विसेज होगी उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी लेंथ भी स्ट्रेट होना चाहिए, ये भी नापना चाहिए आपको, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये इनके अंदर में देखो टॉलरेंस दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, +-3 mm होना चाहिए D2 के अंदर में। D2 कौन सा, ये वाला अंदर, ये वाला सॉकेट का डायमीटर। और H जो हाइट है ये +-3 होना चाहिए, +-5 होना चाहिए। ई एज जो है +-2 +-3 ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसको हम आप सीधा कर लेते हैं इसको, ये सीधा कर लेते हैं। ये देखो ये रबर रिंग है। इसके जो सॉकेट होता है उसके अंदर में या स्पाइगोट जो होता है उसके चारों तरफ उसमें डालते हैं, डाल के ये इस रिंग को फिर फिक्स करते हैं।
तो ये यहाँ पर ये जो होता है ना, चॉल्किंग स्पेस होती है, इसमें कंक्रीट भर जाती है, इसमें यहाँ से फिक्स हो जाता है, भर जाती है। तो इसके अंदर में लीकेज नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये स्पेस तो खाली रहेगी क्योंकि ये इसके अंदर मिल जाएगी, लेकिन इसमें कंक्रीट ऊपर से हम जो हॉन्चिंग करते हैं, इसमें कंक्रीट इसमें अंदर चली जाती है, पैक हो जाता है ये, ठीक है। ये सॉकेट है ये रबर रिंग है, रबर रिंग को हम यहाँ फिक्स करते हैं ये। और ये वाला जो पार्ट होता है ये यहाँ पे आता है, ये वाला पार्ट ही यहाँ पे जाता है, दूसरे पाइप को ऐसे कर फिक्स कर देते हैं, कंटिन्यू ऐसे चलता है। ये अफेक्टिव लेंथ है, ये हमने बताया था आपको, अफेक्टिव लेंथ यहाँ से जो होता है यहाँ तक होता है ये फिर लेंथ। पिछले वाले अभी ऊपर बताया हमने आपको, NP2 पाइप है ये, पाइप डाटा ये सब दे रखा है इसका, जितना भी डिटेल है सब देख लेना आप, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको कवर कर रहे हैं, वो सब बता रहे हैं हम आपको, जो छूट जाएगा वो आप बताना, ठीक है। एफेक्टिव ये NP4 का है ये, ठीक है। रबर रिंग है ये चॉल्किंग स्पेस, ये वाला पार्ट चॉल्किंग स्पेस है, ये सब देख लेना। बाकी तो मैं आपको सारा बता ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ, ठीक है। ये हम इसको सीधा कर लेते हैं। इसमें ऐसे दे रखा है, ये देखो, ये है पूरा, ठीक है। ये फिक्स हो रहा है, ये हो गया स्पाइगोट, ये हो गया सॉकेट वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है। ये स्पाइगोट ये वाला पार्ट, ठीक है। ये सॉकेट वाला पार्ट है ये है, ये बताई दिया हमने आपको, ठीक है। ये सारा का सारा था इम्पोर्टेंट, जो जो था हमने आपको सब कवर कर लिया। टेस्ट इसके बच रहे हैं, अगर आप टेस्ट भी समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालना। टेस्ट का भी इनको हम आपको एक वीडियो बना के दे देंगे, कैसे टेस्टिंग करते हैं इन सब की, ठीक है। दोस्तों, मोस्टली सारा कवर हो गया NP2, NP3, NP4 पाइप के बारे में, सारी डिटेल कवर हो गई आपको, ठीक है। अगर कुछ बच रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालना, हम बताएंगे आपको। तो ये होता है नॉन प्रेशर ह्यूम पाइप, और ह्यूम पाइप भी कैसे बना वो भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस चैनल को, ठीक है, चैनल का नाम देखो CEI चैनल है, CEI के नाम से सर्च करोगे आप तो आपको यूट्यूब पे ज़रूर मिलेगा, इसकी सारी वीडियो जो हमने डाल रखी हैं। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, ठीक है, और फेसबुक का लिंक दे देंगे, वहाँ भी सारी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।